रिसर्च एप्टीट्यूड सेकंड पार्ट। हमने कल देखा था कि रिसर्च किसे कहते हैं और रिसर्च की कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, और हम रिसर्च क्यों करते हैं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। ज्ञान हम अंतर्ज्ञान से यानी इंट्यूशन से, या आधिकारिक विद्वान से यानी अथॉरिटी से, या तर्कवाद से रैशनलिज्म से, या अनुभववाद को हम एम्पिरिज्म कहते हैं, इसके ज़रिए हम पा सकते हैं। और अभी जो विधि है उसे कहते हैं शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि, रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड कहते हैं उनको। इस तरह से हम अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं भी हमारे पास है कि अनुसंधान दो शब्द यानी री और सर्च, री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोजना, इससे मिलकर बना होता है। इसका मतलब होता है कि नए ज्ञान की प्राप्ति करना या नए ज्ञान प्राप्ति संबंधी खोज करना। इसमें हम देखते हैं कि अन्वेषण जो या खोज को हम अन्वेषण भी कहते हैं। इसको जांच और अन्वेषण क्या होती है, या जो आप खोज क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक व्यवस्थित रूप से होती है, नियमबद्ध तरीके से होती है, और हमारे नॉलेज को क्या करती है, इन्हेंस करती है, वृद्धि करती है, इंक्रीज करती है नॉलेज को। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको तार्किक ढंग से समझते हैं, और ये एक्सेप्टेबल होती है। मतलब जो रिसर्च के ज़रिए जो हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो एक्सेप्टेबल होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हमारे मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ है किसी बीमारी के लिए, जो हम नए नए जो उपचार जो ढूंढते हैं, नए नए मेडिसिन जो ढूंढते हैं, ये सब क्या है, हमारे शोध का परिणाम होते हैं, ये एक्सेप्टेबल होती है। रिसर्च की जो ऑब्जेक्टिव्स होती है, ये ख्याल रखेंगे कि पहले होता है कि आपका गेन फैमिलियरिटी विद न्यू फेनोमेना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू फेनोमेना। मतलब हम नए नए एक जो घटनाएं घटती है, जो भी इंसिडेंट होती है, जैसे कोविड है, एक इंसिडेंट है, घटना है, उसके बारे में हम सब जान रहे हैं कि कैसे हम बचाव करें, कैसे उसका उपचार करें, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से जो हमारे जो जितने भी प्राकृतिक जो घटनाएं घटती है उनमें से जैसे भूकंप आना, क्या भूकंप को हम रोक सकते हैं, भूकंप क्यों आता है, उसके कारण जानना, क्या हम पहले से हमें कुछ सिग्नल मिलती है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे जिनको ऐसे कुछ तरंगों का आभास होता है जिससे अपने बचाव करते हैं। उनको स्टडी हम किया जा रहा है कि अगर उस चीज़ को हम पकड़ सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको भूकंप का या कोई भी जब प्राकृतिक आपदा होती है उनको पहले से पता चल जाती है, हमें नहीं चलता। ये सब सारा चीज़ क्या है, एक वैज्ञानिक तरीके से हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये जो विधि होती है इसको हम कहते हैं रिसर्च कहते हैं। इसमें कुछ नई चीज़ें में यह है कि शोध क्या होती है, एक आपका अनुभूति यानी कि चिंतन से संबंधित होती है। इसमें एक डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने, डॉक्टर हिंदी में कहते हैं डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में बताए थे। हैट्स मतलब कि हमारे दिमाग से सब कुछ हम सोचते हैं ना, तो इसके 6 आपका थिंकिंग के जो है तरीके बताए थे, 6 तरीके बताए थे। तो 6 थिंकिंग हैट्स, 6 थिंकिंग हैट्स, ये उन्होंने समझाए थे। इन्होंने क्या किए थे कि समानांतर सोच के जो ग्रुप होती है, मैंने पैरेलल थिंकिंग ग्रुप के लिए उन्होंने एक विस्तृत ढंग से और एक इफेक्टिव तरीके से उन्होंने एक सिंबल उन्होंने दिए थे। इसके लिए उन्होंने 6 टोपी, हैट में टोपी होता है ना, तो 6 टोपियों के बारे में उन्होंने आपका डिस्कस किया था एक सिंबल के रूप में। तो 6 टोपी में मतलब 6 थिंकिंग हैट यानी कि 6 टोपी के लिए उन्होंने पहले किया था कि व्हाइट हैट्स मतलब श्वेत टोपी। तो व्हाइट हैट जो लिया था उन्होंने, सफ़ेद टोपी या श्वेत टोपी, इसके लिए किसके लिए था ये,
ये पहला जो था ये था आपका इंफॉर्मेशन संबंधित चीज़ें, यानी कि सूचनात्मक कहेंगे इसको, या इंफॉर्मेशन से संबंधित बोलेंगे तो सूचनात्मक, या जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन। इसे हम करते क्या है, जितने तथ्य होते हैं, यानी सभी जो भी तथ्य होते हैं, सभी तथ्य तथा जो डेटा होते हैं, जैसे कोविड में हमने अगर मान लिया आयुर्वेद से अगर ट्रीटमेंट हम करते हैं या हम नेचुरोपैथ से करते हैं, तो कितने पेशेंट पे हमने काम किया, कितने पेशेंट ठीक हो गए, कितने पेशेंट को क्या क्या फायदा हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, ये सब क्या है आपका तथ्य तथा आंकड़े होते हैं। तो सभी तथ्य और तथा आंकड़े मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डेटा बोलते हैं। तो आपको जिस भी दोनों में बता दे रहा हूँ आपको, तथ्य और इसका आंकड़े, इसको इकट्ठा करते हैं और ज्ञान को क्या करते हो, डेवलप करते हैं। इसके जरिए जो करते हैं उसको बोला गया व्हाइट हैट, सफेद टोपी के लिए रूप में ज्ञान को डेवलप करना या विकसित करना। इस तरह से उन्होंने इस पर काम किया था पहला टॉपिक के लिए, व्हाइट हैट के लिए। ये उनका मतलब जो भी आप तथ्यों को इकट्ठा करके, डेटा को इकट्ठा करके ज्ञान को जो डेवलप करते हो, उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये व्हाइट हैट के अंदर आता है। फिर उन्होंने दिया था दूसरा, दिया था उन्होंने रेड हैट। रेड मतलब आपका जो लाल टोपी के रूप में इन्होंने बोलते हैं रेड। इसका संबंध कहाँ पे था, जो भावनात्मक चीजें जो होती है, जो इमोशनल जो चीजें होती है, इसके लिए उन्होंने इसको सिंबल किया रेड हैट। इसको मैंने बताया कि भावनात्मक रूप से जितना भी हम शोध करेंगे, आप देखो जैसे जितने भी सामाजिक विज्ञान के संबंधित जो शोध होती है वो भावनात्मक पे जाता है कि किस तरह से बिहेवियर, साइकोलॉजी का जितने शोध होती है उसमें भावनात्मक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इंसान के जो व्यक्तित्व का जो विज्ञान होता है कि क्या किस तरह से हम किसी को हम कहते हैं जो मोटिवेट करके कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी के आधार पे हम देखते हैं कि जब कोई अच्छा रिजल्ट करता है तो उनको अगर उनको प्राइज़ दिया जाए, उनको कुछ मोटिवेट किया जाए, इस तरह से उनको सम्मान दिया जाए तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसीलिए कि जब कोई बच्चा टॉप करता है, टॉपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं, तो उनको क्या करता है अलग से उनको राष्ट्रपति के द्वारा या किसी और आपका नाम से उनको पुरस्कार दी जाती है, या उसमें कुछ पैसे होते हैं, कुछ आपका सिंबल होते हैं, इत्यादि इत्यादि के रूप में उनको दिया जाता है। उससे क्या होता है, उनको और प्रमोशन मिलती है, प्रमोट करते हैं, वो मोटिवेट होता है वो। तो इसमें क्या होती है, ये रेड हैट किसके लिए होती है, इमोशनल के लिए, यानी भावनात्मक के लिए होती है। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आती है आपका सेल्फ मोटिवेशन। जैसे आप खुद भी कभी देखते हो कि अरे वाह हमने इतना अच्छा काम किया, हमने इतने अच्छे नंबर लाए, जबकि हमारे पास इतना हम तैयारी करने का समय भी नहीं था, लेकिन हमने इतना अच्छे नए लाए तो हम तो और अच्छा आगे कर सकते हैं। ये क्या होती है, स्व प्रेरणा। आप अपने आप को खुद ही इंस्पायर कर रहे हो, इसे कहते हैं स्व प्रेरणा। कि आपने कुछ अच्छा काम किया, करने के बाद आपने देखा कि ये आपसे इतने कम टाइम में और इतने सारे परिस्थितियाँ आपके खेल मतलब विपरीत होते हुए भी आपने अगर सफलता आपने हासिल किया तो आप और अच्छे कर सकते हो। इसका कहते हैं गट फीलिंग कहते हैं। तो ये होती है स्व प्रेरणा, यानी कि गट फील करना। ये आपका रेड हैट के लिए पहला था। इसके बाद क्या होती है, इसमें एक और आती है आपका इंट्यूशन, यानी अंतर्दृष्टि। अपने अंदर के जो प्रतिभा होती है उसको समझना, उसको उसको आपका इनहेरिट करना, उसको मोटिवेट करना। या कभी जैसे मान लीजिए कि जब कोई वैज्ञानिक कुछ खोज करता है तो उसको अपने अंदर से एक विचार आता है, तो ये होती है अंतर्दृष्टि में होती है कि हम कहते हैं इसको इंट्यूशन कहते हैं। इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस केस में उसको ये वृद्धि होती है जब हम भावनात्मक रूप से, अगर मान लीजिए कि आपने मेडिटेशन किया, आपने ध्यान किया और आप अंतर्मुखी हो गए, तो आपकी क्या होती है, इंट्यूशन आपका अच्छे से डेवलप हो जाती है। इससे आप बहुत चीज़ें को जो बाहर पहले कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से किसी ने नहीं बोला, लेकिन आपके अंदर एक क्या हुआ, एक इंट्यूशन पैदा हुआ, अंतर्दृष्टि पैदा हुआ। तो ये इसकी आपका ये रेड हैट में उन्होंने रखा था। और फिर आपका एक थर्ड आप इसमें आता है कि आपको फील कैसा होता है। या जैसे मान लो
कि आपने किसी को बहुत हेल्प किया, किसी भूखे को आपने खाना खिलाया, या किसी ऐसे व्यक्ति को हेल्प किया जिसको मान लीजिए कि कोई बीमार है, उसका आपने बहुत सेवा किया, तो करने के बाद क्या हुआ कि आपको खुद कैसे फील करता है, इसके ऊपर जो शोध होती है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया भी था कि जो लोग निष्काम भावना से लोगों की दूसरे की खाली सेवा करते हैं, उनके आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, अपने आप ही बढ़ जाती है जब निष्काम भावना से जब करता है। तो ये दिखाता है, ये जब शोध करते हैं ये बताता है कि कैसा आप महसूस करते हो या फील करते हो। ये सारा चीज़ जो है इसके ऊपर जो शोध होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण शोध होती है। ये सारा हमारा रेड हैट में आता है। वाइट हैट में हमने क्या पढ़ा था, हमने डेटा को इकट्ठा करना और नॉलेज को डेवलप करना। रेड हैट में हमने क्या पढ़ा, हमने ये इमोशनल काम करता है, भावनात्मक होती है। भावनात्मक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि देखो कि सारे अच्छे या सारे मोटिवेशन या डीमोटिवेशन में क्या होती है, हमारे भावना का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी तरह से आप जब जैसे भक्ति करते हो, भक्ति में क्या होती है, भी उसमें भी भावना होती है। जब हम प्रभु के प्रति जब भक्ति करते हैं, एक्चुअली काम क्या करता है, वो भावना ही करता है। जब आप पूर्ण समर्पण कर देते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, एक हल्कापन महसूस होता है। ये कहाँ पे होती है, ये रेड हैट यानी कि लाल टोपी, यानी भावनात्मक रूप में क्लासीफाई किया गया इसमें। थर्ड आती है आपका ब्लैक टोपी यानी काली टोपी, ब्लैक हैट। तीसरा नंबर आती है आपका काली टोपी, इसको कहा गया है ब्लैक हैट। ये क्या करता है, ये नकारात्मक, मतलब इसलिए इसको नकारात्मक, नेगेटिव के लिए। जैसे क्या हम अगर कहें कि क्या ये हार्ड है, क्या ये कठिन है, ये क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या ये कार्य नहीं करेगा, जितने भी नेगेटिव बातें, नकारात्मक जो चीज़ें होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो शोध करते हैं उसको हम लिखने रखते हैं काली टोपी के अंतर्गत। कि जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना, ये कठिन है, क्यों कठिन है, क्या कठिन है, क्या ये कठिन है। तो कठिन आसान की परिभाषा तब तक होती है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता। कभी ऐसा लगता था कि हाँ हम आसमान में उड़ सकते हैं क्या, पक्षी की तरह, कठिन लगता था। लेकिन जब हवाई जहाज का आविष्कार हो गया, आसान हो गया। तो ये क्यों नहीं किया जा सकता, क्या ये कठिन है, क्या यह कार्य नहीं करेगा, इस तरह से संबंधित जितने भी आपका शोध होती है उसको हम ब्लैक हैट यानी कि काली टोपी के अंतर्गत हम इसको सिंबलाइज करते हैं, इसको कहते हैं ब्लैक हैट। इन्होंने ये इस बात को नोटिस किया कि जितने तरह के आपका शोध होती है वो किस तरह से किस कैटेगरी में आती है, तो उनको इसको देख करके उन्होंने इस तरह से 6 कैटेगरी बनाए। ये तीसरा था। चौथा कैटेगरी में उन्होंने रखा था पीली टोपी को। इसमें क्या पॉजिटिव होती है, पीली टोपी यानी कि येलो हैट। अब आप जब इसका फायदा इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया क्लास में कि इसके बाद आप जब भी आप ऐसा कुछ रिसर्च मतलब आप करने की या कोई आर्टिकल पढ़ोगे, उसमें अगर आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा तो आप समझ जाओगे पहले ही कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आपको, किस तरह के कंटेंट आपको इसमें शोध हुई है, ये मिल जाएगी। तो ये आपका येलो हैट यानी पीली टोपी के अंतर्गत क्या होती है आपका, ये आपका पॉजिटिविटी को यानी कि सकारात्मक होती है, सकारात्मक जो पॉजिटिव भावना को बढ़ावा करती है, मतलब देता है। जैसे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा आपका होपफुल होगा, आशा से परिपूर्ण, बहुत आशावान होगा किसी चीज़ के लिए। नहीं, ज़रूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, कोई बात नहीं है, अगर इस बार नहीं हुए अगले बार ज़रूर होंगे। काफ़ी लोगों ने ऐसे भी पास्ट में हम देखते हैं कि जैसे बल्ब बनाते समय कितनी ही बार उन्होंने नहीं बना पाए, तो उन्होंने ये बताया कि मैं जैसे अगर उन्होंने 1000 से ज़्यादा बार कोशिश की है लेकिन बल्ब नहीं बना पाए, 1000 बाद उन्होंने बना पाए थे। तो उन्होंने ये बताया कि हमने 1000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं करता। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये 1000 बार हम असफल हुए हैं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हम ऐसे 1000 से ज़्यादा तरीके हम ढूंढ निकाले जो काम नहीं करता।
तो ये क्या हुआ, आपका आशा से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे ऐसे शोध क्या होती है, इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं जो आशा से, होप से पूरा आपका भरा होता है। फिर क्या होती है आपका, जिसका एक ब्राइट आपका आपका साइट होता है, यानी कहते हैं इसको उज्जवल पक्ष कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप प्राणायाम करते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मल जब जैसे जैसे नाश हो जाएगा, अंदर अपने आप एक आपका सात्विक भावना उत्पन्न होगा, और तब हम उतनी ज़्यादा हम हरि के यानी हम स्पिरिचुअल के होने के करीब जाएंगे। तो ये क्या आपका ये उज्जवल भाव उसका पक्ष होता है, पॉजिटिव पक्ष। फिर आपका हम बोलेंगे कि ये हमसे क्यों नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है, हम ज़रूर कर पाएंगे, इस तरह की जो भावना होती है इसका अंतर्गत आता है। फिर आती है आपका पांचवें में आता है आपका हरी टोपी, यानी कि आपका ग्रीन हैट। तो इसमें हरी टोपी, इससे जो हमने देखा अभी हमने येलो टोपी में, इस तरह का जितने भी संबंधित आपका शोध होती है जिसमें बहुत आशा होती है, होप होती है, उसका एक पॉजिटिव पक्ष होती है, चीयरफुल होता है, और भले ही कितना चुनौती का सामना करना पड़े लेकिन वो उसको आगे मतलब अगर हम लोगों को लगातार अगर हम प्रमोट करते जाएंगे कि हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा, जैसे ये टीचिंग में इसका बहुत रोल होता है। जब आप क्लास ले रहे हो किसी बच्चे का, अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसको आप अगर ऐसे बोलते हो, आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत गलत कर रहा है, लेकिन उस समय अगर आप दो तरह से कह सकते हो, अगर उसको अगर डांट दोगे तो हो सकता है कि उसको डांट में वो सबके सामने डांटोगे तो उसको अच्छा ना लगे। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे कि बेटा तुमने तो ऐसा तो किया, इतने जितना पार्ट उससे सही किया था वहाँ तक उसको थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करते हुए कि यहाँ तक तुमने सही किया था, इसके बाद अगर तुमने अगर इसको अगर इस तरह करते तो ये सही हो जाता, तो आपने बस थोड़ा सा गलती की है लेकिन बाकी सब सही था, तो क्या होगा कि उसको प्रमोशन, उसको मोटिवेशन मिलेगा और अपनी गलती को क्या करेगा, सुधार लेगा। इस तरह के जब शोध करते हैं ये क्या होती है आपका, ये आशा से परिपूर्ण होती है। इसीलिए इसको क्या किस में रखा जाता है, इसको पीली टोपी में, जो पिछले बताया। इन सब का उपयोग कहाँ होती है, साइकोलॉजिकल जितने भी हमारे शोध होती है मनोवैज्ञानिक शोध के आधार पे, जिसमें हमारा शिक्षा हो गया और आपका जो बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, इन्हीं का उपयोग करते हुए जो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के काम होते हैं जिसमें इतने हज़ारों आपका वर्कर्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों में संतुलन करते हैं कि वर्कर ज़्यादा लेज़ी भी ना हो जाए और कोई हर्ट भी ना हो जाए और सब मन से काम भी कर सके। इस तरह की चीज़ों को संतुलन करते हैं, क्योंकि वो एक इंसान जो ऊपर बैठा है वो इतने सारे लोगों को देखते हैं, सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं। हम देखते हैं कि अपने घर में जब 7-8 मेंबर्स होते हैं उनमें भी बहुत तरह की आपका मतांतर होती रहती है, तो उसमें हज़ारों लोग होते हैं कर्मचारी किसी कंपनी में, सबको देखना होता है। तो इस तरह से क्या होती है, जब वो चीज़ों को ऐसे हैंडल करते हैं, उसके जो शोध होता है कि इसको हम किस तरह से हम हैंडल करें कि वर्कर भी खुश रहे और काम भी हो जाए और जो कॉन्फ्लिक्ट होती है कम से कम हो। उसी तरह से स्कूल में इतने बच्चे होते हैं, आपस में द्वंद्व हो ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा बेहतर रिजल्ट निकालना है। ये सब क्या होती है आपका सकारात्मक, यानी हम शोध के अंतर्गत इसको हम डालते हैं, इसलिए इसको हम पीली टोपी में रखे थे। फिर आता है आपका हरी टोपी यानी कि ग्रीन हैट। ग्रीन हैट में हम किस तरह के शोध को डालते हैं, ग्रीन हैट इसके अंतर्गत जिसमें आपका क्रिएटिव आपका होती है, जैसे आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप कर रहे हो को, तो आप देख रहे हो कि जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जो हमारे यूजलेस होती है, लेकिन उसको अलग तरह से करके आप उसको ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो कि जो बहुत काम के बहुत सुंदर लगती है देखने में। ये जो फिर आप इसको सेल कर सकते हो, उसको आप अच्छे अर्निंग कर सकते हो। खासकर जैसे बम्बू जो होता है, बम्बू को तो हम ऐसे, एक बम्बू अगर मार्केट से लोगे तो सस्ता मिलती है क्योंकि खाली बम्बू होता है, उसको निकाल के उसको अगर अच्छे से उसको प्रोसेस करने के बाद जो सामान बनती है इतने कॉस्टली होती है वो, और इतना आपका डेकोरेटिव होता है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ये जो इस तरह का जो शोध करते हैं, आप देखो कि हमारे कुछ ऐसे कंट्री है जिन्होंने बम्बू के खाली बांस के इंडस्ट्री से बहुत बड़ी संख्या में अपने पॉपुलेशन को उन्होंने रोजगार दिए हैं। खाली बम्बू क्या होती है, बांस क्या होती है, या आपका पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। जैसे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक कचरा की तरह होता है, हमारा बहुत सारा डिजीज़ का कारण होती है और पॉल्यूशन फैलता है
और कई तरह की चीज़ें होती है। लेकिन अगर हम बम्बू को इस्तेमाल करेंगे तो किसानों को भी फ़ायदा है, और उसके बाद उसका ये रिसाइकिल होती है, और इसका इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा। देश में ही देश का पैसा, कंट्री का पैसा कंट्री में रहेगा, और बहुत भारी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या बहुत ज़्यादा आपका मतलब पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, खाली एक ट्रेनिंग की थोड़ा थोड़ा ज़रूरत है। इस तरह के जो हम देखते हैं, लेकिन इसमें पूरा काम क्या होती है, पूरा क्रिएटिविटी होती है। वैसे ही जो मूवी बनती है, कुछ मूवी इतनी सुपरहिट हो जाती है कि मतलब फाइनेंशियल तो होती ही है, 100 करोड़ से लेकर के 300-400 करोड़ या उससे ज़्यादा भी लोगों को मतलब लोग बिजनेस कर लेते हैं, और कुछ मूवी नहीं चल पाती। तो अंतर क्या होती है, उनका ये क्रिएटिविटी, उसमें जो शोध होती है इसमें कि हम क्रिएटिव या रचनात्मक तरीके से हम कैसे करें, उसको हम रखते हैं हरी टोपी के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम लोग रचनात्मक। हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपको काम आएगा। कुछ जगह पे आपको इंग्लिश वर्ड आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, जैसे रचनात्मक बोल दिया हमने, तो रचनात्मक हर जगह पे शायद हो सकता है कि सबको समझ ना आए, लेकिन अगर बोलने का कि ये क्रिएटिव है तो आप काफ़ी लोग इससे आपका फैमिलियर होंगे। तो दोनों ही को याद रखेंगे। तो ये क्रिएटिव जो हम शोध करते हैं, इसको हम ग्रीन हैट के अंदर यानी कि हरी टोपी के अंदर हम रखते हैं। इसमें क्या क्या होती है, हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसमें। एक होती है आपका सृजनात्मक। जैसे आपने नाटक आपने बनाया आपने, या आपने एक पोएम लिखा आपने, या एक छोटा सा इंसिडेंट को लेकर के आपने नाटकीय रूप देकर के आपने कहीं पे उसको प्रेजेंट किया, शॉर्ट मूवी बनाया, सोलो बनाया आपने, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका होती है आपका नए नए विचार का, यानी कह सकते हैं कि ये आपका सृजनात्मक हो गया। इस तरह से जो शोध होती है ये आपका हरी टोपी के अंतर्गत हम रखते हैं। नव विचार कहते हैं इसको, नए नए विचार को हम इसमें रखते हैं। उसके बाद अलग एक ही चीज़ का अलग अलग क्या होती है आपका पर्सपेक्टिव होती है, तो हम इसको परिप्रेक्ष्य कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि एक ही टॉपिक होती है, उस टॉपिक पर 3-4 सीरियल बन जाती है, 3-4 मूवीज बन जाती है। कुछ मूवी बहुत अच्छी हिट होती है, उसी टॉपिक पे बाकी ज़्यादा हिट नहीं हो पाती। जैसे मान लो कि जो हमारे जो शास्त्रीय कथाएं हैं, जैसे रामायण महाभारत इत्यादि है, जैसे रामानंद सागर जी ने जिस तरह से रामायण को प्रस्तुत किए थे, रामायण इसके पहले भी बने थे, बाद में भी बने थे, लेकिन सबका क्या है, सृजनात्मक सोच कल्पनाएं अलग अलग है, तो उस हिसाब से उनकी अलग अलग ख्याति प्रसिद्धि मिली। इसी तरह से जैसे उस समय रामानंद सागर जी के समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं था जितना आज है, लेकिन तब भी लोगों को इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, इतनी ज़्यादा पसंद किया गया, जो शायद आज टेक्नोलॉजी के युग में भी उतना कर पाना मुश्किल है जितना कि उन्होंने किया था। तो उनका क्या था, पूरा एक नए विचार और ये सृजनात्मक था। तो इस तरह के जो शोध करते हैं कि हम वहाँ पे ऐसा क्या क्या किया गया था जिस वजह से ये हिट हुई, क्योंकि अगर उसमें से हम कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं तो क्या होता है, उससे हम नए मूवी जो बनाएंगे उसमें भी हम अच्छे और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपका सृजनात्मक, ये नए नए विचारों को संबंधित जो शोध होती है उसको हम रखते हैं इसमें हरी टोपी के अंतर्गत। इसमें क्या होती है आपका विभिन्न जो परिप्रेक्ष्य होती है, यानी जो पर्सपेक्टिव होती है उसके अंतर्गत विभिन्न परिप्रेक्ष्य। अब आप लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा जब भी आप कोई शोध देखोगे तो विभिन्न परिप्रेक्ष्य। और आपने ये भी समझ आ रहा है धीरे धीरे कि शोध की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, किस तरह से हम इसको पाते हैं। फिर आपका होती है इसमें और क्या होती है, लैटरल थिंकिंग का भी हमें इंक्लूड होता है, पार्श्व सोच कहते हैं इसको भी हम समझ सकते हैं। फिर आती है आपका नीली टोपी। नीली टोपी में क्या होती है आपका, लास्ट ईयर हरी टोपी का 5वां था। फिर आती है आपका छठे में आता है आपका नीली टोपी यानी ब्लू हैट। इस तरह से इन्होंने पाया था कि ऑलमोस्ट जितने तरह के शोध होती है इन्हीं में से किसी न किसी किसी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने 6 हेड का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। ब्लू हेड इसमें क्या होती है, ये आपका प्रक्रियात्मक होती है, यानी ये का प्रोसेस बेस्ड होता है। कैसे होता है
ये प्रक्रिया के जरिए होती है, प्रक्रियात्मक एक प्रोसेस के जरिए, प्रोसेस बेस्ड। जैसे अगर आपने किसान जो होते हैं किस तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो कैसे किस तरह के आपका अनाज प्राप्त होगा, तो एक पूरा प्रोसेस होती है इसका, क्या क्या प्रोसेस देना चाहिए। उसी तरह से अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि एक जब कोई सिद्धांत बनती है उसका भी एक प्रोसेस होता है कि कोई प्रिंसिपल्स जब हमें डेवलप करते हैं तो उसके एक प्रक्रिया होती है। जैसे किसी ने कहा कि पहले मान लीजिए कि रैगिंग का आपका बात आया, तो रैगिंग में देखा गया कि क्या क्या समस्याएं क्या क्या आती है, वो एक एक्सप्लोर किया गया चीज़ों को। उसके बाद उसके ऊपर एक आपका कमिटी बैठी, फिर उसने उसके ऊपर कुछ डिसीजन दिए कि क्या क्या मतलब उसका कैसे होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे उसको मतलब समाज में किस तरह से इसका मिसयूज़ कैसे होता है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, रैगिंग क्यों की जाती थी, रैगिंग किस तरह से गलत दिशा में गया, लोगों को किस तरह से कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो फिर उसके लिए एक नियम बना, फिर हर यूनिवर्सिटी में बताया गया कि रैगिंग आप नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस बेस्ड होता है। तो इस तरह से जो हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारा, जैसे आपने कोविड का वैक्सीन डेवलप हुआ तो उसका भी एक आप क्या होती है प्रोसेस होता है कि आप पहले टेस्टिंग करोगे, पहले एनिमल पे करोगे, और से बहुत सारे उसके क्या होती है प्रोसेस होती है, उसका एक चेन होता है। तो इस तरह की जो होती है ये एक आपका ये एक बिग पिक्चर होती है। कहाँ कहाँ पे होती है आपका, जैसे धैर्य और सहनशीलता में उसका जब अध्ययन करते हो, ये धैर्य सहनशीलता कहाँ पे आती है, जब आप किसी कंपनी के बड़े बड़े जब आपका जैसे मान लो कि आपके अंडर में मान लो 1000 कर्मचारी अगर आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की कितनी क्षमता है ये देखा जाता है। खासकर अभी जो बड़े बड़े जो आपको पदों पर जो नियुक्ति होती है, जैसे गूगल हो गया या फेसबुक या ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, उसमें इस बात को बहुत ध्यान अब इम्पोर्टेंट मिलने लगी है कि आप कितना सहनशील हो। और जानते हो सहनशीलता किससे आती है, जब आप आपका जो स्पिरिचुअल जितनी ज़्यादा इंसान होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, फिर आपका प्राणायाम हो गया, इनसे क्या होती है आपका सहनशील बन जाते हो। तो इसके ऊपर जो शोध करते हैं कि जो लोग इस तरह से आपका यम नियम का पालन करते हैं उनके अंदर सहनशीलता ज़्यादा आती है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनको सहनशीलता ज़्यादा आती है। तो सारे क्वालिटी होने के बाद भी अगर हम सहनशील नहीं हैं तो वहाँ पे जब बैठे होगे और इतनी प्रेशर होगा तो आपके अंदर गुस्सा अगर हावी हो जाएगा तो आप सही डिसीजन ले नहीं पाओगे। इसलिए क्या करते हुए इसके भी शोध होती है कि धैर्य और सहनशीलता जितने ज़्यादा होंगे, ऊंचे पद में आपको जब आपको हायर किए जाएंगे तो उसकी उतनी ज़्यादा आपका एक चांस बन जाती है। सारे क्वालिटी होने के बाद भी अगर सहनशीलता नहीं होती है तो उसके चांसेस कम होती है, क्योंकि हैंडल करना मुश्किल होता है। तो बड़े बड़े पदों में जब आप रहते हो उसके ऊपर जो धैर्यशीलता सहनशीलता से जीवन में भी जितने ज़्यादा होंगे उतने हम ज़्यादा सफल होते हैं। इनके साथ सफलता का जो हम संबंध जो हम स्टडी करते हैं उसको किस में हम रखते हैं, नीली टोपी यानी ब्लू हेड में रखते हैं। इसी तरह से आप कोई संगठन है उसकी प्रक्रिया है, ये सारे चीज़ों पे और उसके फैक्टर्स है, उसके प्रेफरेंस है कि जैसे मान लो कि अगर आपका एक कॉलेज रन करते हो, स्कूल रन करते हो या ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, आपका प्रेफरेंस क्या क्या है। या अगर वर्कर्स है तो उसके अंतर्गत आपका प्रेफरेंस क्या क्या है। तो आप देखते हो कि वर्कर के अगर घर में कोई बीमार होती है या आप उस समय के उसको फैसिलिटी क्या दोगे, या दूसरे किसी कंडीशंस में जैसे प्रेफरेंस में जैसे बहुत से, जैसे आप मान लो कि जैसे आयुर्वेद में हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनती है तो नेचुरोपैथ में जो चीज़ें बनती है उसके क्या होती है प्रेफरेंस में, या एलोपैथ में भी कई जैसे जगह इसके अंदर मेडिसिन होते हैं, प्रेफरेंस क्या होती है कि आपका पेशेंट फर्स्ट, सबसे पहले क्या होती है पेशेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस क्या होता है कि हम जो मरीज है उसको पहला।
तो मरीज की अपना प्रेफरेंस होती है कि कौन सी विधि में जाए, तो वो देखता है कि अगर हम एलोपैथ में जाए तो हमारा कितने आपका सही होने का चांस कितने हैं, और आपका पैसा खर्च होने का चांस कि कितने हमें वहाँ खर्च करने पड़ेंगे। और इसी तरह से उसी चीज़ को अगर वो आयुर्वेद से या योग से या नेचुरोपैथ से देखता है तो कितने खर्च करने पड़ेंगे और कितने समय में और कितने % ज़्यादा चांस है कि वो ठीक हो जाएंगे। तो उस तरह से क्या करते हैं वो, उनका एक क्या होती है, प्रेफरेंस होती है। इस तरह से हमने 6 टोपी के बारे में हमने बात किया। हमने 6 टोपी, यानी पहला था आपका वाइट हेड जो सूचनात्मक था, सेकंड था आपका रेड हेड जो भावनात्मक था, तीसरा था आपका ब्लैक हेड जो नेगेटिव यानी नकारात्मक था, चौथा था आपका येलो हेड जो सकारात्मक पॉजिटिव था, पांचवा था आपका ग्रीन हेड जो रचनात्मक क्रिएटिव था, और 6 था आपका ब्लू हेड जो प्रोसेस बेस्ड था। इसके बाद आती है आपका, ये हम लगातार हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम बहुत क्लासिफिकेशन में आगे जाएंगे आपका जो शोध की जो आपका वर्गीकरण में। लेकिन शोध के वर्गीकरण में जाने से पहले शोध होता क्या है और इसको किस तरह से कैसे कैसे डेवलप किया गया उसका बेसिक हमें जानना चाहिए होता है। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक बात आती है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, या सिंपली बात आती है आपका प्रत्यक्षवाद मतलब पॉजिटिविज्म, और उसके बाद आती है आपका उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद इसको यहाँ से आपका शुरू होती है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रत्यक्षवाद। इसको इंग्लिश याद रखिएगा, बहुत बार इसका इंग्लिश ही ज़्यादा, पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की जो स्थापना होती है, यानी जो आपका जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म की स्थापना 19वीं सेंचुरी में फ्रांसीसी आपका एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उनका नाम था ऑगस्ट काम्टे। आप इसको नाम क्या याद रखेंगे, एग्जाम में नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की उत्पत्ति कौन किए थे, तो आप 2-3 बातों को याद रखेंगे। 19वीं सेंचुरी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक, उनका नाम था ऑगस्ट काम्टे। ऑगस्ट काम्टे ये उनका नाम था, इन्होंने दिए थे। उसके बाद फ्रांसिस आपका बेकन, जॉन लॉके, आइजैक न्यूटन, और उस समय के जो समकालीन जो विचारक थे मॉर्टिज स्लिक, अनर्च मॉच और आपका रुडोल्फ लैम्प, इनके द्वारा जो पॉजिटिविज्म है यानी प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद को दूसरे मध्य में वो उन्होंने इसको बताया, उन्होंने उसको परिलक्षित किए थे। तो नेट के पेपर में आपको ये पूछे जाते हैं अक्सर ये सब नाम वगैरह, तो आप याद रखना कि ऑगस्ट काम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी 1829 में आई थी, और एलिमेंट्री उन्होंने बताया था एक और कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में, एलिमेंट्रीज एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री 1843 में आया था। इन सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया था, इसमें बातों को बताया था। उन्होंने इस पर काम करते हुए काम्टे जी ने इस पर शोध किए थे, और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको 3 हिस्से में बांटे थे। एक होती है आपका जीववाद, दूसरा आपका बहुदेववाद, तीसरा आपका एकेश्वरवाद। वैज्ञानिक पद्धति से जब हम ज्ञान को जब हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो क्या था, वो आपका बहुत ज़्यादा आपका विश्वसनीय हम मानते थे, मतलब माना जाता था, अभी भी मानते हैं। काम्टे ने क्या किया था कि मानवीय ज्ञान की जो ब्रांचेस है
उसको उन्होंने उस पर उन्होंने वर्क किए थे और उन्होंने अपने विश्लेषण किए थे। उसका अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने पाए थे कि समाज का विकास जो है वो मानव बुद्धि के द्वारा ही होता है। और उन्होंने बताया था कि मानव बुद्धि की 3 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था उन्होंने बताया था कि धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था, उनके हिसाब से एक अवस्था था। उसमें क्या था कि लोग आपका क्वेश्चन नहीं करते थे, क्योंकि ये धर्म आपका ये धर्म में है, तो धर्म में बताया गया इसको, तो इसको हमें फॉलो करना है। इसको उन्होंने नाम दिया था। दोस्तों उन्होंने बताया था उसमें क्या होती थी कि अगर कुछ बुरे कुसंस्कार भी होते थे, अवैज्ञानिक भी होते थे, तो उसको भी लोग फॉलो करते थे। या फिर बाद में ये भी देखा गया कि जिसको लोग अवैज्ञानिक मानते थे पहले, कई चीज़ें ऐसे भी आई एक्चुअली वो वैज्ञानिक था, लेकिन बाद में पता चला कि वैज्ञानिक था, उस समय पता नहीं चला। कई ऐसा चीज़ें होती है। अभी भी हम लगातार इस पर काम कर ही रहे, सब कोई काम कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम जब बोलते थे कि बच्चों को जब हम कान पकड़ के जब हम खड़े करते थे पहले सजा के रूप में, तो पहले लगता था कि हम ये बच्चों को खाली ये पनिशमेंट ही मिल रही है। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में क्या होता है कि उस जगह पे एक पॉइंट होती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट होती है। जब हम कान को ऐसे पकड़ते हैं उस जगह पे, तो क्या होता है फिर उससे हमारे बुद्धि में मतलब परिपक्वता आती है, मतलब तेज होती है। और क्योंकि उस पॉइंट को दबाने से अब कई जगह पे ऐसे होते हैं कि उसमें पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, एज ए एक्यूप्रेशर की तरह उसको दबाया जाता है। तो उस समय पता नहीं था कि ये इसके पीछे का विज्ञान है। बाद में जब शोध हुई तो पता चला कि हाँ ये तो एक विज्ञान था। ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई और कुछ चीज़ों को ये भी पाया गया कि वो आपका अंधविश्वास की तरह मानते थे, यह अंधविश्वास है। इसलिए उन्होंने बताया कि कई चीज़ें ऐसी होती जिसका अगर जो कुछ कुरीतियाँ जो होती थी, जिसका कुछ मतलब कोई लेना देना नहीं था धर्म के साथ, लेकिन कुछ कुरीतियाँ को जिसको हम लोग अंधविश्वास भी कहते थे, उस हिसाब से उसको उन्होंने क्लासीफाई किया। इसको उन्होंने बोला था कि धर्म भीरु या मिथ्यापूर्ण अवस्था पहला। सेकंड उन्होंने बताया अधिभौतिक अवस्था। तीसरा उन्होंने बताया कि थर्ड जो होती है वो वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। वो कहते थे कि हम विज्ञान के माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं, जैसे बारिश क्यों होती है या तूफान कैसे आती है या बाकी जो चीज़ें होती है, इसको हम विज्ञान से हम इसको व्याख्या कर सकते हैं। बेकन ने प्रपोज किया कि जो दार्शनिक ये जितने बात बता रहे हैं, ये सिर्फ उन मनुष्यों का, उन विद्वानों का मत है जिन्होंने जो बातें कहे थे। हम खाली उन विद्वानों के द्वारा कही गई बातों का आपके सामने रख रहे हैं। एग्जाम में आपको अगर ऐसे पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे कि इनके अकॉर्डिंग ये है। इनमें से किसी की भी बात को आप एज ए रूल या एज ए नियम, जिसको जितना माना गया उतना ही मानोगे। अगर व्यक्ति चेंज हो जाएगा तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे, और उस समय आप ये बोलोगे कि इस व्यक्ति के अनुसार ये स्टेटमेंट है, इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने बताया था उसको खाली फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएंगे तो आप बोलोगे इनके अकॉर्डिंग ये है, इनके अकॉर्डिंग ये है। तो बेकन ने ये बोले थे कि दार्शनिकों की जो आपका जो प्रकृति होती है, उसकी सीमाओं या क्या कह सकते हैं कि प्रकृति, उनका जो लिमिट्स ऑफ नेचर जो होती है, उस पर न जा करके हमें मतलब एक स्थिति में क्या होते हैं, हम प्रत्यक्ष हमें रहना चाहिए। इसके बाद आपका जो है सेंट साइमन ने अपने विज्ञान में, अपने साइंस में मनुष्य के विज्ञान पर एक आपका सकारात्मक शब्दों को लागू किए थे, जो उन्होंने इस फैक्ट्स को लिए थे, इस तथ्य को लिए थे कि जिसको देखा और विश्लेषण किया गया है, उस पर उन्होंने किया था। इस तरह से क्या हुआ कि प्रत्यक्षवाद क्या करता है, प्रत्यक्षवाद यानी कि प्रत्यक्षवाद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म कहते हैं। तो पॉजिटिविज्म हमें क्या करता है, बाह्य स्वरूप यानी एक्सटर्नल पर क्या करता है, ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। प्रत्यक्षवाद का एक आपका कह सकते हैं कि ये आपका एक वर्ल्ड व्यू है, यानी कि पूरे विश्व का एक दृष्टिकोण है, जो कि ये कहता है कि एक ही अनुशासन में
मान्यता और मूल्य को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो प्रूफ कर दिया गया उसको सबको मानना है। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी आपका गोल है, इसका रेडियस इतनी है आपका इस प्रत्यक्षवाद से, तो सबको मानने पड़ेंगे, चाहे आप उसको कुछ भी बोलो, सबको मानने पड़ेंगे इसको। इसी तरह से आपको अगर कहा जाता है कि 75% अगर वाटर हमने ये प्रूफ कर दिया इस सिद्धांत से, तो मानने पड़ेंगे इतना है, इसके बीच में और कुछ नहीं आएगा। तो प्रत्यक्षवाद क्या करता है, एक आपका वर्ल्ड व्यू को, एक विश्व दृष्टिकोण को ये आपका क्या करता है, आपका गवर्न करता है। कि हम ये बोलेंगे कि देखो भाई दुनिया पृथ्वी गोल है, आप बोलोगे कि नहीं पृथ्वी तो गोल तो नहीं, मुझे लगता है कि ये चौकोर है। कोई और बोलेगा कि नहीं किसी और शेप का है, तो ऐसा नहीं, जो सबको मानने पड़ेंगे कि ये आपका प्रमाणित किया जा रहा है। इस तरह से इन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक आपका व्यापक दृष्टिकोण दिया उन्होंने, और एक ही डिसिप्लिन में रख करके इनके जो वैल्यूज है उनको वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उसको प्रतिनिधित्व किया। और इसमें ये बताया गया कि समस्या को हम समाधान कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमार होता है, अगर बीमार होता है और अगर उसको उस बीमारी का जो दवाई होगा उसको आप दिल्ली में ट्रीटमेंट करोगे तो भी वही दवाई दिया जाएगा उस बीमारी के लिए स्पेसिफिक। अगर बाहर कहीं जाते हो तो भी उस बीमारी के लिए वही दवाई दी जाएगी, या कहीं और जाते हो तो उसी बीमारी के लिए उसी सॉल्ट के आपका जो उसी सॉल्ट का जो कंपोजिशन होगा उसी से हो सकता है कि दवाई का नाम बदल जाए, लेकिन सॉल्ट कंपोजिशन क्या होती है, सेम ही रहती है लगभग। स्पेसिफिक अगर डिजीज अगर जैसे किसी को मलेरिया हुआ तो मलेरिया का जो आपका जो जिस तरह के जो सॉल्ट से जो दवाई बनती है उसी सॉल्ट की दवाई ही रेकमेंड की जाएगी कहीं भी जाओगे तो, क्योंकि उससे वो ठीक हो जाती है। तो ये क्या हुआ आपका समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये क्या हुआ आपका, ये हमने प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो प्रत्यक्षवादी की तरह से प्रत्यक्षवादी के आपका कंसेप्ट से हमने इनको सॉल्व किया। अब जैसे मान लो कि हेलीकॉप्टर का उड़ना, तो हेलीकॉप्टर का अगर उड़ेगा या हवाई जहाज अगर काम करेगा, तो हवाई जहाज का काम करने के जो सिद्धांत होंगे वो दुनिया के हर देश में ही, अगर जहाँ भी हवाई जहाज जहाँ भी उड़ेगा उसका बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा। तो क्या हुआ, ये होगा आपका प्रत्यक्षवाद। ये सब जगह सबको मान्य होता है। प्रत्यक्षवाद शब्द को आपका कोई इसमें नकारात्मक अर्थ नहीं होता। ये आपका तथ्य आपका जो प्रत्यक्ष में जैसे न्यूटन ने कहा कि थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये दुनिया में हर जगह होगा। जैसे अगर आपने मान लो कि अगर आपने नाव से बोट से अगर आपने रिवर बैंक की तरफ अगर जंप किया आपने, तो जितनी मोमेंटम से आप सामने आओगे उतनी मोमेंटम से नाव पीछे जाएगा। तो ये सब जगह होगा, ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे होगा कहीं नहीं होगा, बाकी जगह नहीं होगा, सब जगह होगा। इसलिए क्या हुआ इसमें, इसे क्वेश्चन अब इसे बताया गया कि प्रत्यक्षवाद जो प्रत्यक्षवादी होते हैं, प्रत्यक्षवादी शब्द का क्या होता है, कोई भी नेगेटिव अर्थ नहीं होता, जो होता है वो बताते हैं उसको। फिलोसफी में, दर्शन में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस बात का पालन करता है, इस बात को देखता है, इस बात को मानता है कि इंद्रियों और उसके नाप में के माध्यम से जो हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान विश्वसनीय होता है। हम जानते भी हैं जो प्रमाण होती है, प्रमाण क्या होती है, जिसका हम अपने इंद्रियों से जो देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हम 3 तरह से प्रमाण पढ़ते हैं ना इसमें योग दर्शन में, अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष अनुमान और आगम पढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष में क्या होती है, वो भी इसी बात को बताते हैं कि आपके सेंसेस के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष होती है। इसी बात को यहाँ भी बताया गया है कि दर्शन शास्त्र में भी आपका प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से क्या बढ़ता है, उसमें भी बताते हैं कि इस विचारों का पालन करता है, अवलोकन करता है, और इंद्रियों की माप से, मतलब जैसे देख करके, सुन करके या महसूस करके, टच करके, स्पर्श करके, इस तरह से आप जब अपने सेंसेस के जरिए जो ज्ञान प्राप्त करते हो उसको क्या होती है, आपका तथ्यात्मक ज्ञान क्या होती है, विश्वसनीय होती है, और इसको माना जाता है, ऐसे प्रमाण की तरह मानी जाती है। इस तरह से प्रत्यक्षवाद क्या हुआ, आपका एक मात्रात्मक, मतलब कि क्वांटिटेटिव होती है, कितनी है इस पे डिपेंड करता है। यहां से क्या होती है, कितनी अमाउंट, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपका प्रत्यक्षवाद में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस जगह से स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के जरिए, स्टैटिस्टिक्स के जरिए हमारा विश्लेषण के जो पद्धतियाँ यहाँ से शुरू होती है।
यहाँ से आपका जन्म लेती है। इस जगह से आपका धीरे धीरे मीन, मीडियन, मोड इत्यादि जो हम करते हैं उस सब चीज़ों का आप इस आपका शुरू होती है प्रत्यक्षवाद से। यहाँ शोधकर्ता की जो भूमिका आप कह सकते हो खाली एक डेटा संग्रह खाली करता है। शोधकर्ता के खुद की जो आपका जो अपना जो व्यूज़ है या अपने जो उसका बायसनेस है उसको भी वो रोक देता है। जैसे मान लो कोई शोध करता है और उसको बहुत अच्छा मतलब बहुत वो डेडिकेटेड है किसी एक अपने क्षेत्र की तरफ, जैसे मान लो कि वो अगर कोई योग की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसको उनको लगता है कि सब चीज़ों में योग बहुत आपका हेल्पफुल है भी सब जगह पे, लेकिन वो अगर ये शोध करने की कोशिश करता है कि क्या नैतिक क्रिया से हमें पाचन तंत्र में कुछ असर पड़ता है, तो अगर उसने एक सैंपल लिया 100 लोगों का, उनको नीति कराया गया और उनके अगर पाचन में ऐसे ही लोगों को लिया गया जिनके पाचन क्रिया में पहले से कोई दिक्कत था, और अगर उनको नहीं ये मिलता है कि नीति कराने के बाद उनके पाचन तंत्र में कोई भी सुधार नहीं हुआ, तो अगर उनके मन में ऐसा रहता भी था कि नहीं सुधार होना चाहिए, सुधार होगा क्योंकि योग से होता है, लेकिन नीति से नहीं होता, किसी योग की दूसरी पद्धति होती है उससे होती है, लेकिन नीति से नहीं होता है। अगर उनको ये मिलते हैं डेटा कि नीति से नहीं होता है, तो वो अपने बात को, अपने भावनाओं को वहाँ रख नहीं सकते कि नहीं मेरे तो ऐसा सोच था कि नीति से होता है। अगर उनको तथ्यात्मक रूप से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के रूप से मिलती है कि हमने 100 पेशेंट लिए हैं, हमने उसमें से 100 पेशेंट में ये नहीं काम किया कि नीति करने से पाचन तंत्र में सुधार नहीं होता है, तो उनको उस बात को रखने पड़ेंगे, भले ही उनका पहले शायद सोच कुछ भी रहा हो। अगर उनका सोच ऐसा रहा भी होगा कि नहीं होता होगा, शायद होगा या ज़रूर होगा, उनका ऐसा लगता होगा, लेकिन अगर रिजल्ट में ऐसा आता है कि नहीं होता है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से उनको मानने पड़ेंगे। इस तरह से क्या हुआ, वो खाली डेटा संग्रह तक की सीमित हो गया कि आपने इस पर इतना शोध किया और आपने ये डेटा पाया। जैसे कि आपने 100 लोगों पर शोध किया कि 100 लोगों को आपने नीति कराया, आपने देखा कि पाचन तंत्र में असर हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही है आपके पास। तो ये क्या हुआ, आपने डेटा को इकट्ठा किया कि नहीं हुआ, इतने लोगों पे किया, इतने लोगों पे ऐसा ऐसा हुआ। या भ्रामरी प्राणायाम से करने पर क्या तनाव पे असर पड़ता है, तनाव कम होता है। तो हमने भ्रामरी प्राणायाम हमने 100 ऐसे लोगों को किया जो तनावग्रस्त थे, जो काफ़ी तनावग्रस्त है या तनाव से संबंधित जो बीमारियां है उससे ग्रस्त थे। तो हमने अगर 100 लोगों को हमने भ्रामरी प्राणायाम कराया, हमने उनको हमने डेटा को इकट्ठा किया एक लिमिटेड टाइम के अंतर्गत, टाइम इंटरवल पे, जैसे कि एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद अगर हमने इसको कलेक्ट किया डेटा को, जो डेटा आपसे हम मिलेंगे हमें उसी को लिखने पड़ेंगे, उसी को विश्लेषण करने पड़ेंगे, उसमें हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो जो शोध करता है वो केवल डेटा को संग्रह करता है और इसको व्याख्या करता है, बस इतना ही उनका काम है। वह एक अध्ययन का स्वतंत्र रूप है और अध्ययन के भीतर में इसमें मानव हित के लिए कोई प्रावधान नहीं होता, क्योंकि जो मिलता है वही लेता है आपको। आपने हित खाली इतना है कि आपको डेटा मिल गया कि जैसे भ्रामरी प्राणायाम से आपने ये पाया कि तनाव बहुत कम होता है, इतना हित जरूर है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। जो आपने डेटा पाया उसी को आपने उसको लेकर के आपने खाली एनालिसिस किया। ये आपका जो पॉजिटिविज्म है, जो प्रत्यक्षवाद है, ये इसका आपका फीचर्स है। प्रत्यक्षवादी क्या होती है, सामान्य तौर पर ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अपनाते हैं। यहाँ पे एकाग्रता तथ्यों पर, एक किस पे होती है, तथ्यों पर होती है, जो आपको डेटा पाए उस पे होती है। प्रत्यक्षवादी क्या होता है कि जैसे मैंने कल भी आपको बात कर रहा था कि प्रत्यक्षवाद में क्या होता है कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमने पाया कि जैसे मान लो कि न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, ये आपका हर जगह वर्क करता है, लेकिन अगर कल को कुछ ऐसा चीज़ मिले हमें जहाँ पर ये वर्क नहीं अगर ऐसा पाया जाए, तो ऐसा नहीं कि आप लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर पाया जाए तो आप उसको रख सकते हो। तो क्या हुआ, ये आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुआ। मैंने आपको कल बताया था कि केमिस्ट्री में था जे वर्जिलियस थे, उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, ये एक मानना था, जैव सिद्धांत था उनका। और बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज न्यूटन के लॉ को मानते हैं उसी तरह से उसको भी माना जाता था। लेकिन उनके ही स्टूडेंट थे वॉलर, उन्होंने लैब में यूरिया इत्यादि के सहायता से उन्होंने इंक्लूड करके उसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया।
जब बना दिए तो इतनी बड़ी जो सिद्धांत थी वो भी अंत हुआ। उस समय तक तो बहुत से सोच विचार हुआ, काफ़ी लोगों ने इस पर और भी काम किए, तो फिर उन्होंने एक बार जब वोलर ने बना दिया उसके बाद लोगों ने और कोशिश किए तो सच में और भी कंपाउंड बनने लग गए। ऐसा करते करते 10, 20, 100 बन गए, उसके बाद हज़ारों बन गए। उसके बाद क्या किया गया, वो सिद्धांत ही ख़त्म हो गया जो कहता था कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होती है खाली लैब में बन सकती है। तो आपका प्रिंसिपल ही ख़त्म हो गया। ये प्रत्यक्ष बात का होता है कि आलोचना को एक्सेप्ट करते हैं। जो प्रत्यक्ष बात से जो वर्क भी करते हैं वो एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उनका जो पूरा फोकस होता है वो तथ्यों पर ही होता है कि अगर मान लो कि कल को अगर ऐसा कुछ निकलती है कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग से हमें कई घातक बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं जो अन्य तरह से हम नहीं कर सकते हैं, और इसके बारे में अगर हम प्रत्यक्ष से प्रमाण अगर देते हैं कि इतने हमने पेशेंट लिए और इतने लोग हमने सही कर दिए, इतने लोग हम इससे ठीक हो गए और इस उपचार से, तो उसका जो प्रोसेस पूरे होने के बाद उसको वो क्या करेगा, वो रिसर्च का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षवाद ये कहता है। प्रत्यक्षवाद आधारित क्या होती है, जिसका जो आपका 5 मुख्य सिद्धांत होती है वो इस तरह से होती है कि आपका विज्ञानों में क्या होती है, जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं होता। जांच आप यहाँ पे करो या कहीं और भी करो, अगर आपने फैसिलिटी आपने उसको प्रोसेस को आपने, जैसे आपने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनती है, तो किसने अगर 2H2 + O2 मिलाओगे तो क्या बनेगा, आपका 2H2O बनेगा। ये हर जगह बनेगा, कहीं पे कर लो, तो ये आप कितनी बार रिपीट कर लो ये चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। और क्या होता है, व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस तरह से भारत में अभी जो आपका जो हालत हुआ है कि हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट इतने ज़्यादा है, इसके बारे में बहुत पहले ही फोरकास्टिंग कर दी गई थी कि ऐसा होने वाला है अगर हम नहीं चेक करेंगे। तो आज देखो इसको बहुत कितने पहले ही बता दिया गया था ना ऐसा होगा। ये सब क्या है, आपका भविष्यवाणी करता है, क्योंकि वो डेटा के एनालिसिस करके कि जिस रफ्तार से हम बढ़ते जा रहे हैं, इस रफ्तार से कितने समय बाद कितना हो सकता है, इसको हमें पता करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कैंसर के जो इतने पेशेंट हैं, इसके बारे में भी बहुत पहले से ही आपका इस तरह के शोध करके बता दिया गया था कि अगर हम नहीं रोकेंगे तो कैंसर क्या होगा, एक बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें देख रहे हैं। उसी तरह से जो हम पीने का पानी का अगर हम अभी बचाव नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखा इत्यादि का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब क्या है, ये भविष्यवाणी के रूप में मैं इसको व्याख्या करता है। भविष्यवाणी भी करता है कि वो डेटा के आधार पर करता है, आंकड़ों के आधार पर करता है। यहाँ पे क्या होती है आपका, ये यहाँ पे आगमनात्मक तर्क है, यानी कि आपका इंडक्टिव रीजनिंग मुख्य दृष्टिकोण होता है। और इसमें एक हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना जो होती है उसके जरिए इसको हम परीक्षण करते हैं। मतलब क्या, हम देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम देखते कि सपोज करो कि बोलते कैंसर, तो कैंसर क्यों हो रही है और जिस कारण से कैंसर हो रही है, क्या हम उन कारणों को इतनी जल्दी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कैंसर होने के पीछे बहुत सारे वजह है, जितने वजह है अगर हम चेक नहीं कर सकते, या हम जिस रफ्तार से हम इसको चेक कर रहे हैं और कैंसर जिस रफ्तार से फैलती जा रही है, इस रफ्तार को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इतने समय में इतने % पॉपुलेशन को कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक आपका हाइपोथेसिस को लेकर के उसके एक परीक्षण करता है, करने के बाद अपना परिणाम बताता है। सामान्यतः क्या होती है कि सामान्य ज्ञान जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है, उसको शोध निष्कर्षों के प्रति क्या होती है, पूर्वाग्रह मतलब का बायसिंग होता है, कि बायस रखने की अनुमति नहीं देता। बायसिंग मतलब किसी के सोच अगर ऐसा है कि पर्टिकुलरली कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, और उसी के अगर नहीं भी है तब भी अगर वो बोल देता है कि नहीं ऐसा है, तो वो बायसिंग हो गया। जैसे कि मान लो कि अगर अगर कोई बोलता है कि हमने ये देखा कि नृत्य करने से आपका पाचन तंत्र में कोई सुधार तो नहीं होता है, लेकिन अगर तब भी अगर कोई बायसिंग रखता है, एक मतलब पक्षपात रखता है कि नहीं हमें से बोलना है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अब निष्पक्ष होना चाहिए, बायसिंग नहीं होना चाहिए।
इसलिए इसको नहीं, इसको आपका इसको इसी को हम कहते हैं पूर्वाग्रह कहते हैं। बायसिंग मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जाती है इसमें। और इसमें विज्ञान में जो होता है वही कहा जाता है, इस बात को फॉलो की जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे इसमें ये हमें पहले से कुछ वैल्यूज है, कुछ मूल्य है तो हम इसे अवसर करेंगे, जो पाया गया वो बताया गया। इस तरह से आपको ये फॉलो करता है जो आपका पॉजिटिविज्म है। आज हमने पॉजिटिविज्म के बारे में बात किया। पॉजिटिविज्म को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम कल के क्लास में बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिव, आपका पॉजिटिविज्म क्या होती है। और पॉजिटिविज्म से जब बात आई तो इसकी भी अपना लिमिटेशन होती है। प्रत्यक्ष बात क्या होती है, एक आपका वैध तो होता है, लेकिन पहले ये बताया गया था कि हम सारा चीज़ को हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर से बात सामने आई कि हम हर चीज़ की व्याख्या जो है हम पॉजिटिविज्म से नहीं कर पाते। फिर उसके बाद नई नई बातें आई और इसके बारे में जो आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में और भी उसके बाद जो चीज़ें थी इसके बारे में एक एक करके आएंगे। उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन हमेशा आती है, हर साल आती है। और अनुसंधान का फिर उद्देश्य इसके बाद आपका आएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे कि अनुसंधान के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के अनुसंधान होते हैं। हमने ये कोशिश किया कि अनुसंधान जिसको एकदम जीरो लेवल से भी हम शुरू करें और जिसको कुछ भी नहीं आपने किया, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, एकदम बेसिक से लेकर के क्या होती है अनुसंधान, क्यों करते हैं, वहाँ से लेकर के। और हम जितने भी बात बता रहे हैं आपको, इन सब का नॉलेज जो होगा, इस सब का अगर आप जितने अच्छे से कर लोगे, हम जब पूरा शोध के जो एक्चुअल जब जिसमें हम आएंगे कि कितने प्रकार के शोध होते हैं, अनुसंधान के आपका जो काइंड कितने प्रकार कितने होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। इसमें आपका वैलिडिटी क्या होती है, बाहर की वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, इन सब के बारे में जब बात करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई डाउट ना हो। इसको ध्यान में रखते क्योंकि उसी में लोगों को बहुत आपका दिक्कत या समस्या होती है कि उनको टर्म समझ में नहीं आता। तो टर्म को हम सबसे पहले, जैसे अभी हम बात किए कि ये पॉजिटिविज्म, ये टर्म को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके पहले हमने जो भी बातें किए जितने, तो सबसे पहले हम जिसके जो टर्म्स इस्तेमाल होंगे उन टर्म्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जब इस टर्म को यूज़ करते हुए जब हम आपका पूरे रिसर्च के मेथड में आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबको धन्यवाद। कल हम इसके बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म। थैंक यू।